नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतिम संस्कार। 10 साल पहले जब कुसुमा शादी करके आई थी, तब की अम्माजी और आज की अम्माजी में कोई फर्क था तो बस इतना कि उनके बाल कुछ ज्यादा सफेद हो गए थे। लेकिन इस बार जब एक हफ्ते पहले अम्माजी को बुखार आया तो उतरा ही नहीं। बाबूजी तो पहले से ही काफी कमजोर थे और दिल के मरीज भी थे, इसलिए कुसुमा पर ही सारा भार आ पड़ा। बाबूजी ने राजवीर को फोन भी किया, लेकिन राजवीर ने कहा कि बाबूजी, रिजर्वेशन एक हफ्ते बाद का है, तुरंत तो मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन मिलते ही आ जाऊंगा। इतना कहकर राजवीर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। वैसे राजवीर की बात ठीक भी थी। अब 2000 किलोमीटर दूर से कोई बिना रिजर्वेशन कैसे आ सकता है? देखो, कोविड फैला हुआ है, तुम अम्मा जी का टेस्ट करा लो। बाबूजी ने जब तीसरे दिन कहा तो कुसुमा सोच में पड़ गई। जेठ जी तो पटना में बैठे हुए थे और पिछले हफ्ते ही लंबी बीमारी से उठे थे। उन्हें डॉक्टर ने 2 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। उन्हें फोन करना बेकार था। उसके मायके में उसके भाई अबीर के अलावा कोई नहीं था और अबीर को भी पता नहीं क्यों अम्माजी ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मुंह फट जरूर था, लेकिन भाग दौड़ तो कर ही लेगा। ये सोचकर कुसुमा ने अबीर को ही फोन किया। जीजी, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। अबीर ने फोन पर सिर्फ इतना ही कहा और आते ही पूरा काम संभाल लिया। पूरे शहर में महामारी फैली हुई थी। ऐसे में किसी बड़े डॉक्टर को अम्मा जी को देखने के लिए राजी करना बहुत आसान काम तो नहीं था, लेकिन राजवीर ने जाने कैसे सब मैनेज कर लिया। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। अबीर ने जब कुसुमा से कहा तो वह बाबूजी के पास पहुंची, लेकिन अरे नहीं, यही घर पर ही ठीक हो जाएगी कहकर बाबूजी ने उसको समझा दिया। पर रात को ही अम्मा जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी और सुबह ही भर्ती कराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यह बात बाबूजी की भी समझ में आ गई, लेकिन इस महामारी के समय में हॉस्पिटल में बेड मिलना क्या आसान काम था? अबीर ने 5 घंटे दौड़ धूप और फोन पर फोन करके किसी तरह हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था की और टैक्सी में अम्मा जी को ले जाकर भर्ती भी करा दिया गया। यह 3 दिन कैसे बीते कुसुमा ही जानती थी। ना डॉक्टर सीधे मुंह बात कर रहा था और ना कोई नर्स या वार्ड बॉय। ऊपर से हॉस्पिटल का डरावना माहौल, अबीर के अलावा किसी का सहारा नहीं। इधर इन्फेक्शन का डर, उधर हर घंटे बाबूजी का फोन की क्या हाल है, कलावती के घर से कौन आया है। नर्स ने जब आवाज लगाई तो कुसुमा चौंक कर उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं हूं, क्या हाल है अम्मा जी का? कुसुमा के होठों पर एक सामान्य सा सवाल उभरा। देखो, तुम्हारी अम्मा जी अब नहीं रही। किसी से घर को बुलाना हो तो बुला लो, 2 घंटे में फॉर्मेलिटी पूरी होकर बॉडी मिल जाएगी। कोविड केस है और तुम्हें पता ही होगा कि अंतिम संस्कार वैसा नहीं होगा जैसे आमतौर पर होता है। और हाँ, हॉस्पिटल का बिल भी देना होगा, पैसे मंगवा लेना। नर्स ने एक सांस में सारी बातें कह डाली और बिना जवाब का इंतजार किए वापस चली गई। अम्मा जी नहीं रही। नर्स का यह पहला वाक्य कुसुमा के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी था। उसे लगा कि उसके पांव कांप रहे हैं, वह खड़ी नहीं रह पाएगी। वह दोबारा उसी कुर्सी पर ढेर हो गई। दिमाग में तमाम सारे ख्यालात उथल पुथल मचाने लगे। जेठ जी अभी बीमारी से उठे हैं और कोविड केस में तो वैसे भी अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कराना पड़ता है। उधर कुलदीप के आने का तो सवाल ही नहीं और बाबूजी भी कौन से बिस्तर से उठने लायक हैं। उन्हें भी परसों बुखार हो गया था। वह तो उनकी हिम्मत है जो अपने आप को संभालते रहते हैं, वरना अब क्या होगा, कैसे होगा? कुसुमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ जीजी, बहुत परेशान हो? अचानक अबीर ने आकर
जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह फपक पड़ी। संभालो जीजी, अपने आप को संभालो। अबीर पल भर में ही सब समझ गया। कुसुमा आंखें बंद करके सुबकती रही। शादी के बाद इस घर में आने के बाद उसे हालांकि कोई तकलीफ कभी नहीं हुई, लेकिन अम्मा जी ने कभी उसे वह जगह भी नहीं दी जो उन्होंने बड़ी बहू को दी थी। इसी दिवाली को ही अम्मा जी जब दोनों बहुओं के लिए साड़ियां लाई तो बड़ी बहू की साड़ी और उसकी साड़ी में जमीन आसमान का अंतर था। रात को कुलदीप से कुसुमा ने दबे स्वर में कहा भी तो कुलदीप ने उल्टा कुसुमा को ही जवाब दिया, अरे भाभी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनकी साड़ी तो अच्छी ही होनी चाहिए, तुमको कहाँ जाना है? कहकर कुलदीप ने हंसकर टाल दिया। एक साड़ी क्या, जब भी मौका मिलता या दोस्तों रिश्तेदारों के सामने अगर कभी प्रशंसा करने की बात आती या कोई बहुओं के बारे में पूछता तो अम्मा जी बड़ी बहू की शान में इतने कसीदे पड़ती थी कि उसे अपना छोटापन अपने आप महसूस होने लगता। माना कि बड़ी बहू के घर से ज्यादा नगद आया था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही वह ट्रांसफर करवाकर पटना चली गई। तब से अम्मा जी बाबूजी की सेवा, रिश्तेदारों को देखना, आने जाने वालों का ख्याल रखना, यह सब कौन कर रहा है? लेकिन अम्मा जी को यह कभी नजर नहीं आया। छी, जो चला गया उसके बारे में यह क्या सोच रही हूं? कुसुमा ने अपने आप को कोसा। 1.5-2 घंटे भी बीत चुके थे, बॉडी मिलने ही वाली थी। सुनो, इनके घर से और कोई आया? इनके हस्बैंड तो है ना, या बेटे होंगे, उन्हें बुला लो। अब बॉडी के साथ तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 आदमी ही जाएंगे, रस्में कौन पूरी करेगा? नर्स ने आकर फिर कुसुमा को टोका। रस्में कौन पूरी करेगा, यह सवाल कुसुमा के दिमाग पर हथौड़ी की तरह बजने लगा। कुसुमा ने कांपती उंगलियों से बाबूजी को फोन किया और कहा, बाबूजी, अम्मा जी नहीं रही। सुबकते सुबकते बाबूजी को सारी बात बता डाली। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे और जब बोले तो लगा कि कहीं दूर से आवाज आ रही है। देखो बेटा, राजवीर और कुलदीप यहाँ है नहीं और ना ही बॉडी को उनके लिए रोका जा सकता है, और मैं तो शायद घर से बाहर गेट तक भी ना आ पाऊं। कहते कहते फोन पर ही बाबूजी का गला भर्रा गया। बाबूजी, कुसुमा को समझ में नहीं आया कि आखिर बाबूजी को तसल्ली दे भी तो कैसे दे। देखो बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूं, मैं बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं समझता, इसलिए बिना किसी संकोच के अंतिम संस्कार की सारी रस्में तुम्हें ही निभानी है। और मैं यह भी जानता हूं कि मैं भी बस 2-1 दिन का ही मेहमान हूं। मेरी तुमसे यही विनती है कि राजवीर और कुलदीप आ भी जाएं तो भी मेरे अंतिम संस्कार की रस्में तुम ही निभाओगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर कहीं पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में तुम मेरे घर बेटा बनकर ही जन्म लेना। कहते कहते बाबूजी का गला फिर रुंध गया और बाबूजी ने फोन काट दिया। हाँ, बॉडी के साथ कौन चलेगा? बॉडी बाहर निकालते निकालते वार्ड बॉय ने आवाज लगाई। मैं चलूंगी। ये कहकर कुसुमा उठ खड़ी हुई। आप? वार्ड बॉय को झटका सा लगा। क्यों? मैं इनकी छोटी बहू हूं, क्या मैं नहीं चल सकती? कुसुमा के स्वर में दृढ़ता थी। नहीं, वह बात नहीं है, लेकिन वहां जो रस्में वगैरह होती हैं वह। वार्ड बॉय को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। वह सब भी मैं ही करूंगी। कुसुमा के स्वर में अब गंभीरता थी। मेरा मतलब इनके पति या लड़के वगैरह नहीं है क्या? वार्ड बॉय अब भी मानने को तैयार नहीं था। सब हैं, लेकिन इस समय मैं और केवल मैं हूं और मैं ही सब करूंगी। कहकर कुसुमा ने चलने का इशारा किया और अबीर को साथ आने का इशारा कर बॉडी के साथ वार्ड बॉय के पीछे पीछे चल दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।